एग्जाम के लिए यदि चाहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आ जाए, कम मेहनत में कम समय में ज़्यादा बढ़िया से तैयारी हो जाए, तो सबसे पहला काम करना है 12th फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूला को बढ़िया से समझ के उसको याद कर लेना है। यदि खाली फॉर्मूला बढ़िया से समझ करके हर एक चैप्टर वाइज याद कर लिए ना तो फिजिक्स में आराम से बढ़िया नंबर रहेगा, एकदम जो 80% से ज़्यादा नंबर रहेगा। इसलिए रे हम लोग स्टार्टिंग से ही पहला चैप्टर जितना फॉर्मूला है फिजिक्स में सारा फॉर्मूला कवर कर लेंगे। और ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, मुश्किल से 15 पेज होगा पूरा फॉर्मूला 12th फिजिक्स का। अगर कर लेंगे तो हम लोग शॉर्ट में कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टेट से स्थिर विद्युत से पहला चैप्टर से हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं सारे फॉर्मूला को एक बार जल्दी में रिवीजन कर लेंगे हम लोग, तो कम टाइम में ज्यादा तैयारी हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग स्थिर विद्युत से पहला चैप्टर से तो हम लोग पहले पढ़ते हैं आवेश के बारे में। तो ध्यान रखना, आवेश चार्ज, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, याद कर लेना। आवेश का मूल मात्रक एसआई मात्रक कूलम होता है। फिर आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में, तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम होता है। फिर हम लोग को याद रखना है कि एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम, याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछता है। फिर आपको याद रखना है कि ईएमयू, ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। फिर आपको याद रखना है कि 1 ईएमयू बराबर होता है 10 कूलम। और फिर इतना हो गया आवेश के बारे में। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। बस कोई पूछ दे आपसे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, बस फॉर्मूला याद रखना, Q बराबर NE, Q बराबर NE, यही आवेश का क्वांटमीकरण होता है, Q बराबर NE। Q क्या है, कुल आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, E को बोलते हैं मूल आवेश या बेसिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश मौजूद रहता है उसी को बोलते हैं मूल आवेश या बेसिक चार्ज बोलते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, Q बराबर NE। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान मूल आवेश का पूर्णांक गुणक होता है, मतलब n का मान हमेशा पूर्णांक में होगा, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, Q बराबर NE। कभी भी आपको जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या यदि निकालने के लिए पूछ दे बस यही वाला फॉर्मूला लगाना है, Q बराबर NE, आवेश का क्वांटमीकरण। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब का नियम पढ़ते हैं। तो कूलम्ब का नियम, जब भी आपको दो आवेश के बीच में, दो चार्ज के बीच में कितना आकर्षण या विकर्षण का बल लगेगा, कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो ये कूलम्ब का नियम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कूलम्ब के नियम का। फिर याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसका मान याद रखना है। पूछता है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो इसका मान होता है। अब फिर कभी कभी पूछ देता है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.854 गुना 10 का पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर होता है, याद रखना है। इसका जो मात्रक है ना, बस इसका खाली मात्रक याद रख लीजिएगा ना, तो इसका मात्रक का खाली पावर का चिन्ह बदल देना है, तो ये वाला हो जाएगा। जैसे न्यूटन का पावर 1 है तो इसका पावर -1, मीटर का पावर 2 है तो बस +2 है तो क्या कर देगा -2, इसका -2 है कूलम्ब का, तो यहाँ पर खाली +2 कर देना, खाली पावर का चिन्ह बदल देना है। फिर हम लोग कूलम्ब का नियम सदिश के रूप में याद रखना है फॉर्मूला, ये कूलम्ब का नियम यदि सदिश के रूप में करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, जो सदिश है ना उसके परिमाण का Q इंटू सदिश R कर देंगे, ये सदिश रूप में हो गया। फिर आपको याद रखना है, उसके बाद फॉर्मूला पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12। Q क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब, 2L लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है।
तो ये वाला विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो विद्युत विभव पढ़ना है हम लोग को और इसी में पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। यदि एक का फॉर्मूला याद रखेंगे ना दूसरा का फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं विद्युत विभव का फॉर्मूला परिभाषा से होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R, याद रखना है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यदि याद करना हो तो क्या होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। दोनों में देखिए अंतर क्या है। यदि विद्युत विभव का फॉर्मूला यदि V बराबर करना है तो यहाँ देखिए R होता है, इसमें क्या होता है R स्क्वायर होता है। देखिए दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज नहीं करना है। यदि विद्युत विभव रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे R। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पूछेगा तब क्या होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। दोनों में क्या अंतर है, इसमें R है इसमें R स्क्वायर है, बाकी सेम है। अब फिर याद रखना है कि विद्युत विभव आपका अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना है। ये वाला अदिश विद्युत विभव अदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होता है। तो ध्यान देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे। यदि कोई Q आवेश है, Q आवेश से R दूरी पर आपको यदि विद्युत विभव का फॉर्मूला पूछ दे, क्या होगा कि कोई Q आवेश से R दूरी पर विभव का मान कितना होगा, तो फॉर्मूला याद रखना है V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगा प्लस Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, बस लगा देना है फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर लगा देना है। अब देखो इसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला याद रखना है विद्युत विभव का परिभाषा से V बराबर W बटे Q। W क्या है कार्य, Q क्या है आवेश, तो विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश वर्ग बटे चार्ज। अब V बराबर W बटे Q, जैसे V बराबर W बटे Q होता है वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q। ध्यान दो यहाँ पर W बटे Q है, W बटे Q यहाँ पर क्या F बटे Q है। यहाँ देखो E बराबर F बटे Q, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा से दो गो फॉर्मूला होता है, दो गो फॉर्मूला, एक तो ये वाला फॉर्मूला दूसरा ये वाला फॉर्मूला। इसका भी दो गो फॉर्मूला है विद्युत विभव का, एक तो ये वाला फॉर्मूला एक तो ये वाला फॉर्मूला। तो याद रखना E बराबर F बटे Q। अगर यहाँ से आपको पूछ दिया F का मान, बल का मान पूछ दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल का मान कितना होगा, तो कोना कोना गुना कर देंगे, E के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, गुना करेंगे F गुना 1, तो F बराबर क्या होगा Q इंटू E, Q इंटू, तो F बराबर Q इंटू E हो जाएगा। फिर याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्या है कि देखो यहाँ बल है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। यदि विद्युत विभव का SI मात्रक निकालेंगे तो W कार्य, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो ये हो गया जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं। बस दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम मिलजुल रहा है, बस ये याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें, तो ये फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस dV बटे dr। ये V क्या है विद्युत विभव, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि आपसे पूछेगा फॉर्मूला कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है E बराबर माइनस dV बटे dr। जरा सोचिए कि यदि अगर एग्जाम में आपको विद्युत विभव का मान दे दिया, V का मान दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का मान कितना होगा, बस कुछ नहीं करना है, बस विभव का पोटेंशियल का खाली डिफ्रेंसिएशन कर देंगे D बटे dr, अवकलन कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा, मतलब E का मान मिल जाएगा। तो E बराबर क्या होता है माइनस dV बटे dr होता है, बस याद रखना है। उसके बाद सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, याद रखना, बीच बीच में जरूरत पड़ता है इसका। ऐसे ही 11 का फॉर्मूला लेकिन 12th में भी काम आता है। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बीच में डॉट का निशान देना है क्योंकि कार्य आपका अदिश राशि है। फिर आपको ध्यान देना है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma, पढ़ा होगा 11 में ही, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। फिर ध्यान देना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर
पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। खाली बस आपको किसी भी बिंदु पर याद रखना है। अक्षीय निरक्षीय के लिए आपको विद्युत विभव का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस किसी भी बिंदु पर। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछेगा अक्षीय अक्ष पर कैसे निकालेंगे, अक्षीय अक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, बस कुछ नहीं, बस थीटा की जगह पर रख देना है 0 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय अक्ष पर थीटा का मान होता है 0 डिग्री और निरक्षीय अक्ष पर थीटा का मान होता है 90 डिग्री। आप बस खाली ये वाला फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R स्क्वायर। यदि पूछे किसी भी बिंदु पर तब तो ये लगा देंगे फॉर्मूला। यदि पूछेगा अक्षीय अक्ष पर, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जो थीटा है ना, थीटा की जगह पर रख देना है 0 डिग्री और जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। यदि पूछेगा निरक्षीय अक्ष पर विद्युत विभव का मान, कुछ नहीं करना है, बस खाली थीटा की जगह पर रख देना है 90 डिग्री, तो वो निकल जाएगा निरक्षीय अक्ष पर cos 90 का मान 0, 0 से गुना करेंगे सब 0, तो यहाँ पर विभव का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। याद रखना किसी भी बिंदु पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये वाला जो फॉर्मूला है कहाँ पे है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी भी बिंदु पर। यदि याद रखना अक्षीय अक्ष पर थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री, निरक्षीय अक्ष पर थीटा का मान 90 डिग्री। यदि आपको बोलेगा कि अक्षीय अक्ष पर निकालिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना और थीटा की जगह पर रख देना है 0 डिग्री। यदि पूछेगा अक्षीय पर तो थीटा का मान रखना 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 से गुना करेंगे 3, तो ये 3 होगा, 3 1 4, तो 4 का रूट 2, 2 बाहर आ जाएगा। यदि पूछेगा निरक्षीय अक्ष पर तो थीटा का मान रहता है 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो हम लोग निकाल लेंगे निरक्षीय अक्ष का। बस खाली आपको एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद रखना है। उसके बाद आपको इसमें ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना सदिश राशि है, वेक्टर है, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ये तो परिमाण का हो गया। और दिशा का फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो इसके लिए दिशा का भी मान निकालते हैं, एकदम सिंपल सा आसान है, अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है विद्युत बल आघूर्ण, इसको इलेक्ट्रिक टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। P क्या है तो P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा क्या है तो P और E के बीच का कोण है, और टाउ क्या है तो विद्युत बल आघूर्ण, टाउ को टॉर्क बोलते हैं। तो ये विद्युत बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। और जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। अंतर क्या होता है, खाली इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश और प्रोटॉन पे प्लस आवेश। याद रखना है P से प्रोटॉन और P से प्लस, P से प्रोटॉन P से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पे प्लस वाला चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला। जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, इस पर नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद आपको द्रव्यमान याद रखना है मास की। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास कितना होता है तो 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। तो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, अंतर दोनों का बराबर होता है। प्रोटॉन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, क्योंकि पावर माइनस में है, तो माइनस वाला जो छोटा संख्या वो बड़ा होता है, माइनस वाला बड़ा संख्या छोटा होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है। फिर याद रखना है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, या तो फाई बराबर Q इंटू 1/एप्सिलॉन या फाई बराबर होता है Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, दोनों सही है आपका। तो गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं, किसी भी बंद सतह के ऊपर
कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही गॉस थ्योरम कहते हैं। तो फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0, ये परीक्षा में 5 नंबर का आता है। सिद्ध करने के लिए इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम क्या है, इसे सिद्ध करें। तो फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, क्यू क्या है, कुल आवेश, 1/ε0 क्या है, कांस्टेंट। तो किसी भी वस्तु पर, किसी भी बंद सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर याद रखना है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर EdS cos थीटा। फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह विद्युत क्षेत्र है। ds क्या है, ये सदिश क्षेत्रफल है। cos थीटा, थीटा क्या है, ई और ds के बीच का कोण है। इसका मात्रक याद रखना है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद फॉर्मूला याद रखना है, रेखिक आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखिक आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। तो यहाँ पर आवेश को Q से, लंबाई को L से, तो लेमडा बराबर हो जाएगा Q बटे L। और Q का आवेश का मात्रक कूलम हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। तो रेखिक आवेश घनत्व लेमडा का मात्रक होगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। उसी तरह आपका है क्षेत्र आवेश घनत्व, तो क्षेत्र आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं। ये होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश को Q से, क्षेत्रफल को A से, और Q आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा का मात्रक क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर आपका आयतन आवेश घनत्व को डेल से या डेल्टा से सूचित किया जाता है। आयतन आवेश घनत्व होता है आवेश बटे आयतन, इसको डेल या डेल्टा से सूचित किया जाता है। डेल्टा बराबर होगा आवेश को Q से, आयतन को V से। तो आवेश का मात्रक जो है वो हो जाएगा कूलम हो जाएगा, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू होता है। तो आयतन जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यू। तो आयतन आवेश घनत्व डेल का मात्रक हुआ कूलम पर मीटर क्यू। ध्यान दो ये तीनों एकदम आसान है। रेखिक आवेश तो बोलेगा तो आवेश बटे लंबाई, क्षेत्र आवेश बोलेगा, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, तो आवेश बटे क्षेत्रफल, आयतन बोलेगा तो आवेश बटे आयतन। कोई दिक्कत है, आराम से याद हो जाएगा। फिर कूलम प्रमेय का फॉर्मूला याद रखना। कूलम प्रमेय का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा इंटू 1/ε। E बराबर सिग्मा इंटू 1/ε। लंबाई वाले आवेशित तार पर मौजूद आवेश Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। यदि कोई मान लो L लंबाई का कोई आवेशित तार है, कोई तार है, इसका लंबाई L है, इस तार पर प्लस Q आवेश है, तो इस तार से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर लेमडा बटे 2πε0 इंटू R। लेमडा क्या है, तो रेखिक आवेश घनत्व हम लोग पढ़े थे। रेखिक आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर आवेश बटे लंबाई। उसके बाद फॉर्मूला याद रखना है, खोखला आवेशित गोला के कारण। ये कोई गोला जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला। तो कोई भी खोखला आवेशित गोला, लोहा का गेंद है, अंदर से क्या है, खोखला है, इसके इस बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। तो ये कोई खोखला आवेशित गोला है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 3 कंडीशन में, 3 केस में निकलता है। एक बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गोला के अंदर निकालेंगे, फिर सतह पर निकालेंगे, फिर इसके बाहर पर निकालेंगे। तो याद रखना खोखला आवेशित गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। खोखला आवेशित गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। R क्या है, इसका त्रिज्या है, इस गोला का त्रिज्या है। इसके बाहर में, इस खोखला आवेशित गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे X स्क्वायर। तो x क्या है, इसके केंद्र से बाहर तक का दूरी, जहां पे बाहर पर निकालना है तो इसके केंद्र से बाहर तक का दूरी x है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार घर के अंदर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर एक बार गेट दरवाजा पर निकालते हैं, फिर एक बार घर से बाहर निकालते हैं। तो इसके अंदर में 0 होगा, सतह पर इतना होगा, बाहर में इतना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मूला समतल आवेशित सीट के कारण। सीट क्या होता है, चदरा, जैसे बक्सा बनता है, चदरा का बक्सा बनता है, तो चदरा का पतला सीट, पतला चदरा का सीट होता है, तो उसी को बोलते हैं चादर भी बोलते हैं।
तो समतल आवेशित शीट या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद रखना है, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्षेत्र आवेश घनत्व है। क्षेत्र आवेश घनत्व पढ़े थे, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल सिग्मा पढ़े थे। तो ये आपका क्षेत्र आवेश घनत्व है। अब उसके बाद स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना। स्थिर वैद्युत बल होता है F बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। ds क्या है? ये सदिश क्षेत्रफल है। सिग्मा क्या है? क्षेत्र आवेश घनत्व है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट। F क्या है? बल है। उसके बाद फॉर्मूला याद रखना है चालक की धारिता। चालक की धारिता होता है C बराबर Q बटे V। C क्या है? धारिता। Q क्या है? आवेश। V क्या है? विभव। तो चालक की धारिता C बराबर होता है आवेश बटे विभव, चार्ज बटे पोटेंशियल। C बराबर Q बटे V। इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक होगा कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। तो चालक की धारिता का SI मात्रक होता है फैराड। कहते किसको है? तो कूलम पर वोल्ट को। आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो हो जाएगा कूलम पर वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है, पूछता ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कि 1 फैराड बराबर कितना स्टेट फैराड होता है? 3 गुना 10 का पावर 11 स्टेट फैराड होता है। 1 फैराड बराबर इतना स्टेट फैराड होता है। फिर आपको याद रखना है फॉर्मूला गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। याद रखना है फॉर्मूला। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, कोई भी चालक रहेगा आवेशित रहेगा मतलब चार्ज रहेगा, तो उसका ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा? तो इसके लिए 3 को फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला U बराबर Q स्क्वायर बटे 2C। दूसरा फॉर्मूला U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं, U बराबर होता है हाफ Q इंटू V। यदि मान लो क्वेश्चन में तुमको Q और C का मान दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि C और V का मान दिया रहेगा ये वाला फॉर्मूला। यदि Q और V का मान दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का 3 को फॉर्मूला होता है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट कंडेंसर का धारिता का फॉर्मूला याद रखना है। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। पैरेलल प्लेट कंडेंसर, समांतर प्लेट संधारित्र। हम लोग के सिलेबस में ना 3 प्रकार का कंडेंसर पढ़ना है। पंखा या मोटर में क्या लगा होता है? कंडेंसर। पंखा में कंडेंसर लगा होता है, मोटर में भी कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर 3 प्रकार पढ़ना है। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, फिर गोलाकार प्लेट संधारित्र और तीसरा बेलनाकार प्लेट संधारित्र। तो संधारित्र को ही बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर 3 प्रकार का। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला याद रखना है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। और फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युत माध्यम के साथ याद रखना है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T बटे एप्सिलॉन R। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युत माध्यम के साथ। फिर गोलाकार प्लेट संधारित्र, स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर का धारिता का फॉर्मूला याद रखना है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। फिर आपका बेलनाकार प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला, सिलेंड्रिकल प्लेट कंडेंसर C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटे लॉग R2 बटे R1। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फिर संधारित्र का कंडेंसर को हम लोग 2 तरह से जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में, तो समांतर क्रम में। जब मान लो 2 या 2 से अधिक कंडेंसर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल धारिता का मान होता है 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 डॉट 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 करके। आइए अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। हम लोग जब प्रतिरोध को 10वीं क्लास में प्रतिरोध को रेसिस्टेंस को जोड़े थे ना, प्रतिरोध को, तब उल्टा हुआ था। तब ये वाला प्रतिरोध में था श्रेणी क्रम में, ये वाला था समांतर क्रम में। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? उल्टा हो जाता है, कंडेंसर के में उल्टा हो जाता है। उसके बाद याद रखना है बड़े गोलीय चालक की ऊर्जा। जैसे आपको परीक्षा में क्या बोलेगा कि मान लो 8 गो छोटा छोटा गोलीय चालक मिला करके कोई बड़ा गोलीय चालक बना रहे हैं, तो बड़े गोलीय चालक का ऊर्जा कितना होगा? तो यहाँ पर ध्यान दो रे, तो छोटा गोलीय चालक का ऊर्जा मान लो 10 जूल है। इस तरह का 8 गो छोटा छोटा गोलीय चालक मिला करके बड़ा बना रहे हैं,
तो उसके लिए फॉर्मूला होता है यू डैश बराबर एन का पावर 5/3 इंटू यू। तो एन के जगह पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे, और यू क्या है छोटा गोलीय चालक का ऊर्जा 10 जूल है, तो बड़ा गोलीय चालक का ऊर्जा निकाल सकते हैं। उसी तरह बड़े गोलीय चालक का विभव, जैसे इसका फॉर्मूला होता है वी डैश बराबर एन का पावर 2/3 इंटू भी। मान लो इस तरह का एग्जाम्पल है कि 8 गो छोटा छोटा गोलीय चालक मिला करके कोई बड़ा गोलीय चालक बना रहे हैं, और छोटे गोलीय चालक का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है। तो जब 8 गो इस तरह का मिला के बना रहे हैं तो बड़े चालक का वोल्टेज कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है वी डैश बराबर एन का पावर 2/3 इंटू भी। एन की जगह पे क्या रखेंगे 8 को मिला रहे हैं। अब भी क्या है छोटा गोलीय चालक का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट रख देंगे यहाँ पे, तो ये बड़े गोलीय चालक का वोल्टेज निकल जाएगा विभव का मान। तो ये फॉर्मूला इतना हो गया, पहला चैप्टर का था। बाकी हम लोग फिर दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला करेंगे।